नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके ही अपने चैनल सूरज के क्लासेस में। आज एक बहुत बड़ा वीडियो आई थिंक यूट्यूब पर फर्स्ट टाइम हम ये काम करने जा रहे हैं। हम आपको देने जा रहे हैं एक फुल्ली सॉल्व्ड पेपर एनालिसिस फॉर RRVUNL एग्जाम। बिलीव नहीं होगा आपको, हमने बहुत मेहनत से पेपर ढूंढा है, बहुत मेहनत की है आपके लिए। इस वीडियो को देखना, सीखना इससे, और मेरी तरफ से आपको गुड लक है। आप इस एग्जाम को क्रैक करें, यही शुभकामनाएं हैं आपको। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं पेपर जो है RRVUNL का ओल्ड पेपर। देखिए ये है ओल्ड पेपर RRVUNL का। एक्चुअल में ये हमने पेपर बहुत पहले ही ढूंढ लिया था, बट वी वर नॉट श्योर कि ये पेपर RRVUNL का ही है कि नहीं। आप भी श्योर शायद नहीं होंगे, क्योंकि बहुत लोगों ने ट्राई किया है, नहीं मिलता है नेट पर पेपर, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ये एग्जाम। एक तरह से इसके जो ओल्ड पेपर्स मिलना उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन इस चीज़ का वेरिफिकेशन भी हम आपको देंगे इसी वीडियो में। तो मैं इसमें से कोई रैंडम क्वेश्चन पिक कर लेता हूं। चलो 61 नंबर ऑफ क्वेश्चन हम पिक करते हैं। इसको हम गूगल पर कॉपी पेस्ट करेंगे और जो रिजल्ट आपको आएगा दैट वुड बी लाइक अनबिलीवेबल। सी, अब हम जाएंगे गूगल पे, और ये गूगल पे हमने इसे पेस्ट किया और ये एंटर दिया। अब देखिए गूगल हमें क्या बताता है। सो गूगल में देखिए ये सर्च रिजल्ट्स आ गए हैं। अब इसमें मैं आपको बता दूं, एक रिजल्ट ये है, ये देखो आप, ये जो वेबसाइट यहाँ पर आप देख रहे हो energy.rajasthan.gov.in, ठीक है। ये वेबसाइट आप भली भांति जानते हो कि ये वही वेबसाइट है जिस पर आपने जो इस एग्जाम का रजिस्ट्रेशन किया था। सो इसी वेबसाइट पर कहीं आर्काइव में ये पेपर पड़ा हुआ है जो हमको मिलता नहीं है। मे भी हो सकता है कोई सर्वर पर कहीं पर हो जो हमें बाहर ये नहीं दिया हुआ है, लेकिन अंदर ये वेबसाइट में कहीं ना कहीं है। इसका मतलब कि ये बात तो पक्की है कि ये जो पेपर मैं आपको दिखा रहा हूं ये RRVUNL का ही है। देखो अब मैं इसके अंदर जाके आपको दिखा देता हूं एक बार। देखिए जो PDF मैंने आपको अभी दिखाया, ये सेम टू सेम PDF उस लिंक पर जाने के बाद, ठीक है। ये देखो, ये जो लिंक आ रही है वो भी आप देख लो, energy.rajasthan.gov.in। ये हमने नहीं कुछ किया है, ये energy.rajasthan.gov.in की लिंक है। पूरा पक्का डाटा है, कोई भी यहाँ पे झोल झाल नहीं है। देख लो आप, सेम टू सेम पेपर है, सेम टू सेम, कहीं भी कुछ भी नहीं। ये पूरा पेपर आज हम आपको इस वीडियो में सॉल्व करके देने वाले हैं। पूरा पेपर क्या करेंगे, सॉल्व करके आपको देने वाले हैं। सो बने रहिए हमारे साथ, देखिए पूरा वीडियो, बहुत अच्छा लगेगा ये वीडियो आपको। बहुत कुछ सीखने को इसमें से आपको मिल जाएगा। 61 नंबर का क्वेश्चन जो मैगर वाला था वो भी मैं आपको मैच करा देता हूं उसके अंदर। ये जो पेपर अभी हमने डाउनलोड किया है उसका 61 नंबर क्वेश्चन, ये देखो, ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको अभी PDF में दिखाया। ये वही क्वेश्चन है जो हमने PDF डाउनलोड की है। देखिए सेम टू सेम, कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी झोलझाल नहीं है। सो निश्चिंत रहिए, ये वीडियो आपको निश्चित ही मदद करेगा। पहली बार शायद YouTube पे कि आपको कोई पूरा पेपर सॉल्व करके दे रहा है। सो चलिए शुरू करते हैं। आपको ये पूरा पेपर सॉल्व मिलने वाला है। कैसे मिलने वाला है? सॉल्व किया हुआ। तो बने रहना हमारे साथ, 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस करीबन 150 हैं, लेकिन निश्चिंत रहिए सभी क्वेश्चन डिटेल में सॉल्व करके आपको बताऊंगा। ये वीडियो आपको निश्चित ही मदद करेगा अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो। शुरुआत के 50 क्वेश्चन जो हैं वो हैं GK के, ठीक है। शुरुआत के 50 क्वेश्चन GK के रहेंगे, उसके बाद टेक्निकल क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला क्या है? इसका सही उत्तर है धौलपुर। धौलपुर ये जो है राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। लघु गुणक का आविष्कार किसने किया? तो इसका सही उत्तर है जॉन नेपियर। जॉन नेपियर ने लघु गुणक मतलब कि कैलकुलेटर का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? सोचिए बताइए, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर B, और ये है बैडमिंटन। इससे थॉमस कप से बैडमिंटन संबंधित है। किस वर्ष में यूरोप की सरकारी मुद्रा बनाई गई थी? क्वेश्चन नंबर 4, जिसका सही उत्तर है 2002 में यूरो को यूरोप की सरकारी मुद्रा घोषित किया गया या बनाया गया। आर्निथोलॉजी किससे संबंधित है? आर्निथोलॉजी, सोचिए बताइए किससे संबंधित होगा। आर्निथोलॉजी आपने काफी बार फिल्मों में भी ये नाम सुना होगा,
इसका सही उत्तर है पक्षियों के अध्ययन के लिए ऑर्निथोलॉजी संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6 राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसका सही उत्तर है वसुंधरा राजे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब 68 किलोग्राम वजन के व्यक्ति को किसी नए व्यक्ति में से बदला जाए, मतलब कि रिप्लेस किया जाए, तो 10 व्यक्तियों का औसत वजन 1.5 गुना मतलब कि 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। ठीक है, सो नए व्यक्ति का वजन क्या होगा? तो अब इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हमें इसे क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसे सॉल्व करते हैं हम। सॉल्यूशन, तो अब इसमें दिया है 68 किलोग्राम के वजन का एक व्यक्ति है, जिसे 10 व्यक्तियों के ग्रुप में एक व्यक्ति जो है वो 68 किलोग्राम का है। अब उस 68 को हटा के हम कोई दूसरा व्यक्ति ला रहे हैं, अब उसका कितना वजन है वो हमें जानना है, लेकिन हमें जो टोटल वेट है हमारा 10 व्यक्तियों का जो टोटल वेट था वो कितना बढ़ रहा है? इतना बढ़ रहा है। ठीक है, तो अब आप मानिए अगर ये इतना बढ़ रहा है मतलब कि टोटल जो 10 का होगा वजन वो आई थिंक 15 केजी बढ़ जाएगा, राइट। सो 15 केजी अगर सबका वजन बढ़ रहा है सिर्फ एक व्यक्ति के वजन बढ़ा देने से, इसका मतलब कि जो पहले 68 का था अब वो जो नया व्यक्ति आया है उसका वजन होगा, जल्दी जल्दी बताइए आप क्या होगा? 83 केजी। देखिएगा 68 10 78 और 5 83 जो है इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस राजा ने चित्तौड़ के किलों का निर्माण किया था? तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर है चित्रगढ़। लैक्टोमीटर को निर्धारित करता है। लैक्टोमीटर किसकी शुद्धता या मात्रा या शुद्धता या मात्रा निर्धारित करता है? जल की करता है या पेट्रोल की करता है या पानी की करता है या इनमें से कोई नहीं है या दूध की करता है? लैक्टोमीटर काफी बार सुना होगा। दूध की दुकान पे जाना, पूछना उनसे एक बार भैया जी से कि दूध की शुद्धता के लिए आप क्या करते हैं यूज, तो वो बता देगा आपको लैक्टोमीटर। तो लैक्टोमीटर जो है दूध की शुद्धता बताता है। 7.5 - 6 3/4 + 5 1/4 इक्वल्स टू कितना होगा? बहुत आसान क्वेश्चन है, सॉल्व करना पड़ेगा इसको हमें जानने के लिए इसकी वैल्यू। तो इसका सॉल्यूशन हम करेंगे। सॉल्यूशन इसका ऐसे होगा 7.5 मतलब कि 14 + 1/2 दैट मीन्स 15/2। अब दूसरा है 19.5 तो इसका होगा आपका 39/2। सेम वे आपका 5 1/4 ये होगा आपका 21/4। ठीक है, ये तो आप सॉल्व कर लोगे, बहुत आसान है। अब आपको पूछा गया है इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो अब आप इसको लगा लीजिए 15/2, ठीक है, माइनस 39/2, ठीक है, प्लस 21/4। इसका आप कैलकुलेट कर लेना तो इसका आपको सही उत्तर मिल जाएगा 6, ऑप्शन नंबर सी। अब इसका शॉर्टकट मैं आपको बता देता हूँ। एक एप्टीट्यूड में शॉर्टकट बहुत जरूरी है, क्योंकि एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस में अगर आप कहीं पे उलझ जाते हो तो वो आपका अल्टीमेटली टाइम वेस्ट करता है। टाइम वेस्ट हो जाने से क्या होता है, हमारे पास लिमिटेड टाइम में सारे क्वेश्चन हमें करने का समय उतना बचता नहीं है। तो अगर बचाना चाहते हो तो शॉर्टकट जान लो। शॉर्टकट सिंपल है, देखो 7 और 1/2 है, 7 रख लो आप यहाँ पे, उसमें से इसमें 6 रख लो, इसमें से 5 रख लो, 12 में से 6 गया तो 6, ठीक है, ये इसका तो 6 आ गया। अब इसका कर लो 1/2 माइनस 3/4 प्लस 1/4, इसका कर लोगे, सब कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि 6 आंसर आपको डायरेक्टली भी मिल सकता है। सो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ऊंट का कोहान डैश का गोदाम है। तो ऊंट का कोहान जो आपने देखा होगा, जो ऊंट होता है वो कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। यहाँ पर आपने देखा होगा, ये मेरी ड्राइंग्स थोड़ी सी ठीक नहीं है, आप देख लेना, पर ऊंट कुछ इस तरह का होता है, ठीक है, ये आपने देखा होगा। तो ये जो होता है, ये जो जगह है ऊंट की पीठ जैसे कहते हैं, वो चर्बी का गोदाम है, ठीक है, उसमें चर्बी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में स्थित भरतपुर अभ्यारण्य क्यों प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर है पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। संसार के सबसे बड़े सौर उद्यान के लिए बुनियादी कहां डाली गई है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ये है भदला। भदला में जो है ये पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा सौर उद्यान, सोलर पार्क की जो है बुनियाद डाली गई है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन शुरू किया गया है। राजस्थान के किस जिले में केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र है? तो इसका जो सही उत्तर है वो जोधपुर है। जोधपुर में सेंट्रल
कैमल ब्रीड सेंटर है, ठीक है, केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र। यूनिसेफ में सी का विस्तार क्या है? यूनिसेफ में सी का विस्तार क्या है? यूनिसेफ मतलब कि सी फॉर चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे बड़ी चोटी, बहुत सही क्वेश्चन है और बहुत ही आसान भी, गुरु शिखर, ठीक है, आना चाहिए आपको। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? श्रमिक दिवस ये आपका आएगा इसका सही उत्तर 1 मई को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनास नदी का स्रोत, बनास नदी का स्रोत कौन सा है? तो बनास नदी का स्रोत है खमनोर के पहाड़, खमनोर के पहाड़ ये बनास नदी का स्रोत है। निम्नलिखित में राजस्थान की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सबसे बड़ी झील सांबर सॉल्ट झील है, ठीक है। एक कुर्सी को 220 रुपए में बेचकर 10% लाभ कमाया गया हो तो उसका क्रय मूल्य मतलब कि उसकी जो है कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? सेलिंग प्राइस आपको दी है 220 रुपए। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए सॉल्व करेंगे इसे, तो एक कुर्सी की जो कीमत है उस पर तो 10% अपन ने प्रॉफिट कमाया है और उसकी अब हमें क्या कॉस्ट प्राइस पूछी गई है। तो इसका मैं आपको पहले इनडायरेक्ट तरीका बताता हूं, फिर आपको पहले इसका मैं डायरेक्ट तरीका आपको बता देता हूं। डायरेक्ट तरीका मतलब जो सिंपल जो प्रोसेस होती है जैसे हम करते हैं वो बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा शॉर्टकट। डायरेक्ट तरीका इसको सॉल्व करने का ये होता है, कभी भी हमें प्राइस फाइंड करनी है तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस का मतलब आपको पता लग गया, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए आप, प्रॉफिट ये कह रहे हैं 10%, ठीक है, वो आपका कॉस्ट प्राइस का, ये आपकी सेलिंग प्राइस हो गई, ये कॉस्ट प्राइस है। कॉमन ले लोगे, कॉस्ट प्राइस 1.1 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस जो 220 रुपए दी हुई है अपन 1.1 कर लेना, इसका सही उत्तर 200 मिल जाएगा आपको। ये तो आपको मैंने डायरेक्ट तरीका बताया, लेकिन इसमें समय बहुत आपका बर्बाद हो जाएगा। डायरेक्ट तरीका ये है, आपको जब भी 10% लाभ दिया है तो आप उसका 10% 0.1 होता है, मतलब कि अगर उसकी वैल्यू 1 है तो उसके लाभ को जोड़ दोगे तो 1.1, तो डायरेक्ट ये जो वैल्यू आती है 1.1 इसको आप सीधा डिवाइड कर दो सेलिंग प्राइस से, तो अभी आपको यहाँ पर 200 रुपये मिल जाएगा। मतलब अगर यहाँ 10% दिया है तो आपने 0.1 लिया, अगर यहाँ पर 20% दिया होता तो आप यहाँ क्या लेते 0.2 और यहाँ हो जाता 1.2 और यहाँ पर आप 1.2 रख के कितना भी दिया हो 10, 20, 30, 50 उस हिसाब से आप 0.1, 2, 3, 4, 5, 1 में ऐड कर देना, उसको सीधा डिवाइड कर देना सेलिंग प्राइस से, आपको जो वैल्यू है वो मिल जाएगी कॉस्ट प्राइस की। इनमें से कौन सा शहर उत्तर प्रदेश में नहीं है? इनमें से कौन सा शहर उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस शहर में भारत के मौसम विभाग की वेधशाला है? इसका सही उत्तर होगा जयपुर। जयपुर में भारत के मौसम विभाग की वेधशाला है। किसे जेनेटिक्स के जनक कहा जाता है? जेनेटिक्स के जनक किसे कहा जाता है? मेंडल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट मैदान कहां है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा क्रिकेट मैदान है वो उस टाइम के उस पेपर के हिसाब से इसका सही उत्तर क्या है? मेलबोर्न है। लेकिन एज ऑफ नाउ पूरी दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहां पर है? ये अहमदाबाद गुजरात में है। अहमदाबाद गुजरात, जो फिलहाल ही बना, अभी आईपीएल के मैचेस भी इस स्टेडियम पे हुए थे। उससे पहले इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज भी इस स्टेडियम पर खेली गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? बहुत आसान क्वेश्चन, सभी को पता होगा, जवाहरलाल नेहरू जी। जूनागढ़ फोर्ट कहां है? जूनागढ़ फोर्ट ये बीकानेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेहत का अर्थ क्या होता है? जाड़ी के चक्रवाती तूफानों में बरसात होती है, उसे मेहत कहते हैं। 100 मीटर लंबी ट्रेन एक खंबे को 8 सेकंड में पार करती है, तो किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी उसकी गति कितनी है? ठीक है, तो अब ये आपको निकालने के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब क्या बोला है इसने? 100 मीटर लंबी ट्रेन, हमें दिया है 100 मीटर, ये ट्रेन की लेंथ है। ठीक है, अब ये एक खंबे को यहां पर जब भी दिया जाए, आपको खंबा दिया है, पिलर दिया है, या कोई छोटा सा बोर्ड दिया है या कुछ भी दिया है, तो उसकी हाइट और लेंथ हमें नहीं यहाँ गिननी है, वो निग्लिजिबल है। ठीक है, तो उसको नहीं हम काउंट करेंगे। टाइम क्या दिया है आपको? 8 सेकंड।
सीधा फॉर्मूला 12वीं में भी पढ़ा होगा, v इक्वल टू डी बाई टी, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है 100 मीटर, टाइम क्या है 8 सेकंड। तो अब हमें मांगा किस में है, किलोमीटर पर आवर में हमें निकालना है। ये क्या हुआ मीटर पर सेकंड, हमें इसको किलोमीटर पर आवर में करना है। तो कभी भी मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इसे आप मल्टीप्लाई कर दो 18/5 से। ये कैसे आएगा फिर किसी वीडियो में बात करेंगे इसकी डिटेल में। अभी के लिए इतना समझ लो, जब कभी भी मीटर पर सेकंड आपको आता है 18/5 से आप इसे मल्टीप्लाई कर दो सीधा। इसका सही उत्तर 45 किलोमीटर पर आवर आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कौन सा देश सार्क देश का सदस्य नहीं है? इसका सही उत्तर है म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय विद्युत उपमंत्री कौन है? केंद्रीय विद्युत उपमंत्री कौन है? तो JM सिंधिया। ठीक है, विटामिन सी में समृद्ध है। अच्छा, एक और इसमें केंद्रीय विद्युत उपमंत्री, एक बार इसे चेक करना, जहां तक मुझे ध्यान है हो सकता है ये चेंज हो गए हो, एक बार आप अभी चेक करना क्योंकि ये पुराना पेपर है तो पुरानी डिटेल के हिसाब से इसका उत्तर ये है। विटामिन सी में समृद्ध है। विटामिन सी सबसे ज्यादा किस में होता है? तो ये नींबू में सबसे ज्यादा होता है। किसने गुलाबी शहर की स्थापना की? गुलाबी शहर की स्थापना किसने की है? सवाई जयसिंह ने। ठीक है, किस खेल से टी संबंधित है? टी किस खेल से संबंधित है? गोल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 वर्ष के लिए 600 रुपए पे 5% और 100 और 10% सरल ब्याज का अंतर पता कीजिए। सरल ब्याज बोला है आपको, क्या बोला है? सरल ब्याज मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट। तो इसको सॉल्यूशन हम देंगे। पहले तो हम इसे फाइंड आउट करते हैं 4 वर्ष के लिए। ठीक है, 4 वर्ष के लिए आप इसे फाइंड आउट करो 5% पर। तो इसका क्या आएगा 4 वर्ष के लिए 5% पर? ठीक है, अपॉन 10 कर दो, सॉरी अपॉन 100 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको वैल्यू निकल के आएगी, इसकी वैल्यू आपकी मिलेगी आपको 120। ठीक है, इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी 120। अब इसी चीज को आप 4 इयर्स के लिए आप फाइंड आउट करो 10% पर। तो ये आपका हो जाएगा 4 इयर्स 10%, सॉरी यहाँ पर आई थिंक 600 आएगा। ठीक है, यहाँ भी 600 आएगा। 600 आपके जो आपकी रकम है वो, ये आपका 5 यहाँ पर परसेंट और ये ईयर, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर 100 क्यों हमने रखा है डिवीजन में? क्योंकि ये परसेंटेज में उसे कन्वर्ट किया हमने। यहाँ भी 100 आ जाएगा, सेम 240 आएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 120। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 120। सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 35। फ्रांस की राजधानी क्या है? फ्रांस की राजधानी है पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने वंदे मातरम की रचना की? वंदे मातरम की रचना किसने की है? बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। ठीक है, राजस्थान के किस शहर से प्रसिद्ध ढोल नृत्य आरंभ हुआ? तो ये जालोर इसका सही उत्तर है। गीगर काउंटर को मापने के लिए, डैश को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है चार्ज युक्त रेडियोधर्मी वस्तुओं को। खुराक में लोहे की कमी डैश का कारण बन सकता है। तो अगर खुराक में आपके लोहे की कमी, आयरन की कमी है तो एनीमिया की जो है डिजीज आपको हो सकती है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के रचयिता, तो ये जो बुक है वो किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू जी ने। एशियन दक्षिण पूर्व डैश के संगठन से संबंधित है। इसका सही उत्तर है एशियाई राष्ट्रों। गांधी ने किस देश में वकालत की? आप सभी को पता होना चाहिए, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में जाकर वकालत की पढ़ाई की थी। किस तारीख को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? 8 अगस्त 1942। ऑपरेशन फ्लड डैश से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड ये आपका डेयरी उद्योग से संबंधित है। उत्तर भारत में एकमात्र रावण मंदिर कहाँ है? तो उत्तर भारत में एकमात्र रावण मंदिर जोधपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनंतनाग, पहलगाम और कुपवारा किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर है जम्मू और कश्मीर में। ठीक है,
किसी कार्य को 8 आदमी अगर 9 दिन में पूरा करते हैं तो उसी कार्य को 8 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमियों को लगाना होगा। ये क्वेश्चन हमको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो अगर कोई कार्य है उसे 8 आदमी 9 दिन में पूरा कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इस कार्य को अगर 1 दिन में पूरा करना है तो इसमें कितने आदमी लगेंगे। तो मैन टू कंप्लीट दिस इन 1 डे। अगर इसी कार्य को 1 दिन में पूरा करना है तो 8 आदमी हैं 9 दिन में पूरा कर रहे हैं तो 72, ठीक है, 72 आदमी लगेंगे इसमें। और इसी कार्य को आप कह रहे हैं कि 8 दिन में पूरा करना है। तो अगर आप इसे 8 दिन में पूरा करें, टू कंप्लीट दिस इन 9 डेज, सॉरी 8 दिनों में पूरा करना है, 8 डेज। तो अगर इसे 8 दिनों में आप पूरा करना चाहते हो तो इसे डिवाइड कर दो, मतलब कि 9 आदमी लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इसका सही उत्तर 9 होगा। कुछ आंसर जो है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी 9। राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कौन है। वर्तमान राज्यपाल, इसका जो सही उत्तर है वो मार्गरेट अल्वा। एक बार चेक कर लेना, मे भी हो सकता है अभी चेंज हो गए हो। भारत का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है। इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। नेल्सन मंडेला किस देश के राष्ट्रपति थे। ये जो है आंसर इसका होगा दक्षिण अफ्रीका, आंसर ई, ठीक है। तो यहां हमारे कंप्लीट होते हैं नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस। अब हम बात करने जा रहे हैं टेक्निकल क्वेश्चंस की, जो हैं टोटल नंबर ऑफ 100। तो अब तक हमने जो बात की है वो नॉन टेक क्वेश्चन की है। अब हम बात करेंगे टेक्निकल की। तो देखते हैं टेक्निकल क्वेश्चन। द मेन पर्पज ऑफ ऑयल इन एन ऑयल सर्किट ब्रेकर इज टू। ये पूछना चाह रहे हैं कि ऑयल सर्किट ब्रेकर में ऑयल का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा आर्क एक्सटिंग्यूशन के लिए, ठीक है। द रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू ऑफ एसी इज कॉल्ड। तो आरएमएस वैल्यू टू एवरेज वैल्यू, सही उत्तर है फॉर्म फैक्टर। आपको ध्यान होगा काफी बार ये हमारे कोर्सेस में हमें पढ़ाया जाता है। विच सर्किट ब्रेकर रिक्वायर्स कंप्रेस्ड एयर फॉर इट्स फंक्शनिंग। तो इसका सही उत्तर है ABCB। ABCB का फुल फॉर्म एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर, इसका जो फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 54। On inspection, the commutator of DC generator was found badly worn out. Sandpapering is of no use. The best thing to do is। इसका ये अर्थ होता है कि इंस्पेक्शन किया गया डीसी जनरेटर का, और उसमें ये पता लगा कि कम्यूटेटर जो डीसी जनरेटर का है वो बहुत बुरी तरह से वॉर्न आउट, घिस चुका है, ठीक है। तो अब उन्होंने सैंड पेपरिंग आपको पता होगा, एक पेपर आता है जो सैंड पेपर कहते हैं, काफी रफ होता है और वो किसी भी मेटल सरफेस को घिसने पर सरफेस को पॉलिश कर देता है। यहाँ सैंड पेपरिंग का भी कोई यूज नहीं था। तो अब क्या किया जाए, ठीक है। तो अब सैंड पेपरिंग से अगर काम नहीं चल रहा है तो कम्यूटेटर को आप लीथ मशीन पर ले जा सकते हो, लीथ मशीन पर उसे ठीक किया जा सकता है। इन स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर द टर्न्स रेशियो इज। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल कहूंगा। काफी सारी बुक्स में हमने पढ़ा होगा HV/LV ये होता है आपका टर्न्स रेशियो। काफी बुक्स में NP/NS होता है, प्राइमरी टू सेकेंडरी। तो हम यहाँ पे NP/NS लेके अगर चलते हैं तो आपको पता होगा स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, इसका कंस्ट्रक्शन मैं थोड़ा सा आपको हाईलाइट करूंगा। तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का पहले तो ये कोर है, ठीक है। स्टेप अप रखना है हमें, तो हमें प्राइमरी पे जो है वाइंडिंग कम रखनी होंगी। ये आपका NS हो गया, ये NP हो गया, ये VP हो गया, ये VS हो गया। तो अगर इसके अपॉन ये करोगे आप
तो आपको इसकी वैल्यू 1 से कम मिलेगी, मतलब कि जो प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स है सेकेंडरी से कम है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आंसर बी, जो ऑप्शन बी है, इसका सही उत्तर होगा और इसकी जो वैल्यू है हमें 1 से कम मिलेगी। बेस एंड कवर्स ऑफ द वाइंडिंग एसेसरीज आर मेड ऑफ, क्वेश्चन नंबर 56, और इसका सही उत्तर होगा नॉन इग्नाइटेबल मटेरियल, ठीक है। तो वायरिंग की जो एसेसरीज हैं उसके बेस और कवर नॉन इग्नाइटेबल मटेरियल के होते हैं, वो जल ना सके इसलिए। अंडरग्राउंड केबल्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स अकॉर्डिंग टू देयर वोल्टेज कैपेसिटी। द वोल्टेज रेटिंग ऑफ एचटी केबल्स इज 1.1 kV अप टू, तो अगर 1.1 kV से ऊपर है अगर एचटी केबल का जो रेटिंग है तो वो कहां तक होगा, 11 kV तक होगा, ठीक है। अगर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है वोल्टेज कैपेसिटी को अंडरग्राउंड केबल के लिए, तो पहली कैटेगरी या फिर जो 1.1 kV वाली है वो 11 kV तक जाएगी। टू प्रिवेंट लोकल एक्शन इन बैटरी ओनली इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोलाइट्स, तो इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या यूज किया जाता है, डिस्टिल्ड वाटर। अब लोकल एक्शन क्या होता है, लोकल एक्शन एक ये एक्चुअल में लॉस होता है, लॉस ड्यू टू इंटरनल करंट फ्लो, कुछ इस तरह का बैटरी में केमिकल रिएक्शन होता है जिसे लोकल एक्शन कहते हैं हम। सो लोकल एक्शन इट्स अगेन अ टाइप ऑफ लॉस टू द बैटरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। रेडियस ऑफ बैंड्स यूज्ड इन कंड्यूट वायरिंग शुड नॉट बी लेस देन, तो बैंड्स की जो रेडियस है कंड्यूट वाइंडिंग में कितने सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। सो ये क्वेश्चन फ्रेंड्स एक ऐसा क्वेश्चन है जो थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। सो अगर आपको इसका कहीं आंसर मिल रहा है तो आप मुझे जरूर से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना। थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल इसे क्वेश्चन इसलिए कहूंगा क्योंकि इसका जो है बहुत सारे इसके आंसर्स हैं, ठीक है, बहुत सारे आंसर हैं जो शायद इस ऑप्शन में भी कहीं नहीं है, अगर है भी तो 1 से ज्यादा है। तो आप थोड़ा सर्च करना इस पर, और इसे नलिफाइड किया गया था उस टाइम पर एग्जाम में, और इसका जो भी आंसर स्टूडेंट्स ने दिया था वो आई थिंक सबको मार्क्स दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 60, एमसीबी मोर रिलायबल देन, एमसीबी ये किससे ज्यादा रिलायबल है, तो ये फ्यूजेस से ज्यादा रिलायबल होती है। व्हेन यूजिंग मैगर यू मस्ट अवॉइड टचिंग बोथ लीड्स एट द सेम टाइम, सो आपने काफी बार देखा होगा अपने लेबोरेटरी में जब आप एजुकेशन ले रहे होंगे अपनी डिग्री की, तब मैगर आपको दिया जाता है एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर। तो अगर आप कभी उनकी दोनों लीडों को कभी भी सेम टाइम पर ना पकड़ें, क्योंकि ये हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करता है और वो हाई वोल्टेज आपको डैमेज कर सकती है या फिर आपको नुकसान पहुंचा सकती है। द डिसएडवांटेज इन अंडरग्राउंड केबल सिस्टम इज, तो डिसएडवांटेज अंडरग्राउंड केबल का क्या होता है, तो इसका जो है सही उत्तर होगा ऑल ऑफ दीज। वो क्यों होगा वो मैं बताता हूं, क्योंकि ये इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए हैं उस हिसाब से आप देखें तो फ्रीक्वेंट आर्किंग ग्राउंड्स, अर्थ रिलेइंग डिफिकल्टी और वोल्टेज ऑक्सीलेशन, ये तीनों फॉल्ट अंडरग्राउंड केबल में आते हैं। इस वजह से इसका सही उत्तर डी होगा। बैंडिंग एंगल ऑफ हार्ड ड्रॉन बेयर कॉपर कंडक्टर फॉर ब्रिटानिया जॉइंट कितना होना चाहिए, इसका सही उत्तर होगा 90 डिग्री। A soft graphite brush has contact area 5 square centimeter. If the current density of the material is 9 ampere, how much current can it carry? तो कॉन्टेक्ट एरिया आपको दिया हुआ है, ए की वैल्यू आपको दी हुई है 5 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। आपको करंट डेंसिटी दी हुई है, ठीक है, करंट डेंसिटी 9 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब देखिए, अब करंट डेंसिटी दी हुई है आपको, तो आपको मैं बता दूं करंट डेंसिटी का जो फॉर्मूला है करंट अपॉन एरिया होता है। तो करंट आपको फाइंड आउट करना है, तो डेंसिटी आपको दी हुई है 9 × 5 आप कर दीजिए, इसका सही उत्तर आपको मिल जाएगा जो होगा 45 एम्पियर, ठीक है। अब थर्मोकपल इज यूज्ड टू मेजर, थर्मोकपल का यूज किस लिए होता है, हाई टेम्परेचर्स मेजर करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स, टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स कौन कौन से हैं, ये सभी वायर बाउंड कार्बन रजिस्टर्स, कार्बन मैटर फिल्म रजिस्टर, ये सभी आपके
टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स हैं। द वेव फॉर्म ऑफ द आउटपुट वोल्टेज जनरेटेड बाय एन अल्टरनेटर इज, आउटपुट वोल्टेज जो अल्टरनेटर से निकलता है वो किस वेव फॉर्म का होता है? इसका सही उत्तर होगा साइनोसोइडल। मैंने अपने एक वीडियो बनाया था जो डीसी जनरेटर पर था, काफ़ी कुछ मैंने उसमें बेसिक्स आपको बताए थे। मैंने हमेशा एक चीज़ हमेशा से बताई होगी मेरे किसी भी वीडियो में कि कभी भी कोई मशीन डीसी है वो या एसी, ना तो वो डीसी पर वर्क कर सकती है, मशीन से मेरा मतलब है मोटर्स, ठीक है, मोटर्स हो या जनरेटर्स हो, वो कभी भी ना तो डीसी प्रॉपरली प्रोड्यूस कर सकते हैं और ना ही वो डीसी एज एन इनपुट, ठीक है, इनपुट ले सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा से उसमें एसी का रोल होता है। इसके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई है मैंने एक डीसी जनरेटर पे, वो मैं आपको उसकी लिंक मैं दे दूंगा या तो ऊपर कार्ड्स में भी आपको मिल जाएगी, तो वो एक बार देख लेना। उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया कि किस तरह से स्नैपशॉट्स होते हैं, किस तरह से जो करंट कैरिंग कॉइल है आपकी वो कैसे आपका जो वोल्टेज है डीसी जनरेटर में प्रोड्यूस करती है और किस तरह से इस वोल्टेज का प्रोडक्शन होता है। उसमें आपको पता लगेगा कभी भी डीसी ना तो प्रोड्यूस होती है ना तो डीसी एज एन इनपुट किसी भी मशीन में मोटर में ली जाती है। द डोमेस्टिक वोल्टेज ऑफ 240 वोल्ट एसी सिस्टम इज कॉल्ड, ठीक है। तो डोमेस्टिक वोल्टेज इसको क्या कहा था? लो टेंशन वोल्टेज। इन एन ओपन सर्किट क्या होगा? रेजिस्टेंस इज इंफिनिटी एंड करंट इज जीरो। कोई भी सर्किट अगर ओपन सर्किट है, आप मान लो एक सर्किट है, ये आपकी कोई एसी सोर्स से कनेक्ट है या डीसी से, ठीक है, और ओपन है, तो ये जो एयर है इसका तो क्या इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है ना, और करंट क्या फ्लो हो रहा है इसमें? जीरो। इसका सही उत्तर ये होगा। अ वायर मेजरिंग ऑफ 1 mm डायमीटर हैज अ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ, अगर कोई 1 mm का वायर है डायमीटर का तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा? इसका सही उत्तर आपका होगा 0.78 mm। तो इसमें क्या दिया हुआ है आपको? डायमीटर दिया हुआ है, एज इक्वल टू आर स्क्वायर पाई, ठीक है। आर की वैल्यू क्या होती है? d/2 होल स्क्वायर इंटू पाई। तो डी स्क्वायर अपॉन 4 इंटू पाई अगर आप करोगे तो आपको पता लग जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका कितना होगा। डी की वैल्यू क्या है? 1 है, तो 1/4 इंटू 3.14। तो ये आप एक बार सॉल्व करना, 0.78 आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 पर बढ़ेंगे। If the size of a circuit copper conductor is 10 square mm, then the size of the earth conductor in GI wire should be, तो 71 का क्या होगा? सेम साइज होगा, मतलब कि 10 स्क्वायर mm ही इसका सही उत्तर होगा। द इक्विवेलेंट ऑफ 1 इंच इन मैट्रिक इज, तो आपको पता होगा 1 इंच किसके बराबर होता है? 2.54 सेंटीमीटर, और इसको mm में कन्वर्ट कर दो तो 5.4 mm। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अब इसमें एक चीज ध्यान रखना आप कि इसमें देखो 2.54, 25.4, 25.44, तो मतलब कुछ इस तरह से ऑप्शन दिए, 254.4 ऑप्शन इस तरह से दिए हैं आपको कंफ्यूज करने को। देखिए सभी वैल्यू 254 सब में आ रहा है, सब में 254 आ रहा है, एक जगह तो 25.5 दे, मतलब इतना कंफ्यूज करने की कोशिश है कि मतलब स्टूडेंट्स अगर प्रॉपरली पढ़ के आए तो इसका आंसर दे पाए। क्वेश्चन आसान होता है तो ऑप्शन उसके हमेशा आपको कंफ्यूज करेंगे, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है, आपको हमेशा ध्यान रखना है सेंटीमीटर में ये वैल्यू है तो इसका mm में कितना होगा। 1 सेंटीमीटर 10 mm में मल्टीप्लाई कर दोगे ये वैल्यू मिल जाएगी। तो ये थोड़ा सोच के करना है। इसमें गलती कहाँ होती है कि अगर आपको क्वेश्चन का आंसर आता भी है तो अभी आप देखते हो ना 2.54, हाँ 1 इंच बराबर 2.54 कुछ होता है, तो आप बस ये नहीं देखोगे वो सेंटीमीटर में होता है, आप इसको सही करके आ जाओ। काफी बार होता है स्टूडेंट्स के साथ। ध्यान आपको ये रखना है, प्रॉपरली आप क्वेश्चन को पढ़ो, प्रॉपरली सारे ऑप्शंस देखो और फिर ही उसका आंसर दो। सिर्फ एक 2.54 को दिमाग में लाने से इसका आंसर ये नहीं हो जाएगा, यहां गलती कर लोगे आप, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। सॉफ्ट कनेक्शंस आर यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म, 73 नंबर का जो आंसर है वो होगा स्टार कनेक्टेड प्राइमरी टू डेल्टा कनेक्टेड सेकेंडरी। सॉफ्ट स्टार्टर आपको पता होगा, सॉफ्ट स्टार्टर का यूज इसलिए होता है कि स्टार कनेक्टेड प्राइमरी को डेल्टा में कन्वर्ट करता है। डीसी जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ 74
फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। आपको पता ही होगा, वेन एवर अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस अ फोर्स एंड ड्यू टू दिस फोर्स experience some force and it starts rotating into the same direction of the force experienced। तो ये क्या होता है, फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यहाँ पर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात इसलिए की है कि जब भी कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर इसमें आता है तो एक्चुअल में क्या होता है कि इसमें एक तरह से ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। ईएमएफ प्रोड्यूस होने के बाद अगर ये शॉर्ट सर्किट है तो इसमें टॉर्क प्रोड्यूस होगा और टॉर्क प्रोड्यूस होने से ये रोटेट करेगा, ठीक है। डीसी जनरेटर का जो प्रिंसिपल है उसमें ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई करंट कैरिंग है, डीसी जनरेटर आपको पता है, डीसी जनरेटर की जो वाइंडिंग है, जो उसका फील्ड है, ठीक है, फील्ड है, ये आपका फील्ड है और ये आपका आर्मेचर है, ठीक है। ये फील्ड एक्चुअल में ये गलत कर दिया अपन ने, ये फील्ड नहीं होगा, फील्ड इसका एक्चुअल में इस तरह से होगा। डीसी जनरेटर है तो इस तरह से फील्ड होगा, इसके पोल्स होंगे इसमें। ये फील्ड इंडक्शन मोटर का होगा या तो सिंक्रोनस जनरेटर का होगा, ठीक है। ये फील्ड है इसका, ये सपोज एन है, ये एस है, ये इसका आर्मेचर होगा। आर्मेचर का वाइंडिंग कुछ इस तरह से होगा। तो अब ये जब भी रोटेट होगा तो ये फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगा। इंटरेक्ट करने से क्या होगा कि फील्ड के साथ इंटरेक्ट करने से इसमें जो है ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ईएमएफ प्रोड्यूस किसमें होगा, आर्मेचर में होगा। और आर्मेचर कहाँ है, बाहर है, शाफ्ट के साथ है। और शाफ्ट पे आपको क्या दिया हुआ है, ब्रश दिए हुए हैं। अब ये ब्रश क्या करते हैं, करंट कैरी करते हैं और ये करंट कैरी करके कहाँ ले जाते हैं, बाहर ले जाते हैं। और बाहर ले जाते हैं, वहां क्या होता है, आउटपुट होता है। आउटपुट में क्या कनेक्ट होता है, लोड कनेक्ट होता है। और लोड से क्या आपको मिल जाता है, आपका काम हो जाता है, आपकी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो जाती है, जो करता है डीसी जनरेटर। Which of the following transformer is used for supplying general power and lightning? ठीक है, तो इसका जो आंसर है बहुत आसान होगा, आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन मैं बता देता हूं। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर, जो आप कभी भी अपने सोसाइटी के बाहर निकलना देखना, रोड पर रखा होगा ट्रांसफॉर्मर, एक थोड़ा सा आसपास थोड़ी बाउंड्री होंगी या तो खुले में होगा, तो एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर होता है। वो हो सकता है आपके एक पर्टिकुलर एरिया को सप्लाई दे रहा हो। हाउ मेनी लाइट पॉइंट्स कैन बी अलाउड इन वन सर्किट? तो एक सर्किट में कितने लाइट पॉइंट्स अलाउ किए जा सकते हैं? तो मैक्सिमम 10 पॉइंट्स। द फंक्शन ऑफ जेनर डायोड इज टू मेंटेन कांस्टेंट। जेनर डायोड का जो फंक्शन है वो कांस्टेंट क्या करता है, आउटपुट वोल्टेज। ये आपका आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट मेंटेन करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ऑलमोस्ट नो चेंज इन रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर चेंज? रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं होगा टेम्परेचर चेंज के साथ। ये है मैग्नीन, ठीक है। मैग्नीन ऐसा मटीरियल है कि आप कितना भी टेम्परेचर चेंज करो उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज नहीं होती। विच कंडक्टर्स कनेक्ट्स द कंज्यूमर्स टर्मिनल्स टू डिस्ट्रीब्यूशन? तो अगर कंज्यूमर टर्मिनल से आपको डिस्ट्रीब्यूशन पे कन्वर्ट करना है, कनेक्ट करना है, तो वो सर्विस मेन्स होते हैं। सर्विस मेन्स लाइन होती है जो कनेक्ट करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग फायर एक्सटिंग्विशर्स इज सुटेबल फॉर अ लाइव इलेक्ट्रिकल फायर? लाइव इलेक्ट्रिक फायर के लिए कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज होता है? हेलॉन। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ शेडेड पोल मोटर्स? तो इसका आपका होगा सही उत्तर ऑल। शेडेड पोल मोटर्स के डिसएडवांटेज अगर आप काउंट करो तो इसकी लो एफिशिएंसी होती है, वेरी लिटल ओवरलोड कैपेसिटी होती है, लो स्टार्टिंग टॉर्क होता है। तो ये सभी इसके जो है डिसएडवांटेज हैं। इस वजह से इसका आंसर ये होगा। क्योंकि शेडेड पोल मोटर में आपने देखा होगा कि होता क्या है, इसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से किया जाता है कि इसका जो पोल होते हैं ना, वो पोल पर एक शेड रखा जाता है। समझ रहे हो आप बात को समझने का ट्राई करो आप। यहाँ पे पोल है, उस पर एक शेड रखा जाता है, कुछ इस तरह से शेड होगा एक। तो ये शेड होता है। शेड की वजह से क्या होता है, जब भी फ्लक्स यहाँ पर अक्यूमुलेट होगा, यहाँ से दूर जाएगा, तो इस तरह से वो मोटर को रोटेट कराने में हेल्प करता है। तो उसके साथ ही इसके थोड़े एडवांटेज भी हैं, तो साथ में डिसएडवांटेज भी है। In which type of AC to DC converter losses are less and efficiency is high? तो इसका सही उत्तर होगा मेटल रेक्टिफायर। Which of the following is also called universal bias? तो यूनिवर्सल बायस किसे कहते हैं हम? वोल्टेज डिवाइडर बायस को। A motor rated to run at 440 volt is running on normal voltage. Suddenly the voltage is dropped to 340 volt. The मोटर के साथ क्या होगा, बहुत ही ज्यादा हीटअप हो जाएगी। आप देखो इस क्यों हीटअप होगी वो मैं बताता हूं। कोई भी मोटर की सर्किट है, एक सिंपल सर्किट मान के आप चलो
तो एक RL सर्किट है, ठीक है। C अपन नहीं ले रहे, नेग्लिजिबल रखते हैं कि मोटर की सर्किट एक RL सर्किट है, ठीक है, RL सर्किट है। तो अगर ये RL सर्किट है तो इसका कोई भी सर्किट हो, चलो L को भी आप निगलेक्ट कर दो, R रखो सिर्फ, सिंपल, हम सिंपल लैंग्वेज में बात करेंगे। V इक्वल टू I अपॉन V इक्वल टू IR, ठीक है। V इक्वल टू आपका क्या होगा, IR होगा। अब I की वैल्यू I इक्वल टू V अपॉन R। तो आप देखो यहां पर देखने वाली बात यह है, सडनली द वोल्टेज इज ड्रॉप्ड, वोल्टेज इज ड्रॉप्ड, ठीक है। तो यहां पर देखो इस इक्वेशन को बैलेंस करना है अगर हमको, तो V की वैल्यू ड्रॉप हो रही है तो सिंपल बात है I की वैल्यू बढ़नी चाहिए, बिकॉज पावर शुड बी कांस्टेंट। अगर पावर कांस्टेंट नहीं हुआ तो आपकी मोटर के साथ क्या हो सकता है, मोटर आपकी बंद हो सकती है, कुछ भी उसके साथ डैमेज हो सकता है। तो V अगर ड्रॉप हो रहा है तो I की वैल्यू को सेम वे में बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि R कांस्टेंट है आपके मोटर का, इसके साथ आप कुछ नहीं कर सकते, ये इसका कुछ नहीं हो सकता, ये कांस्टेंट है। तो आपको अगर V कम हो रहा है तो I की वैल्यू आपकी इनवर्सली बढ़ेगी, ठीक है। अगर I की वैल्यू बढ़ रही है तो I स्क्वायर R लॉसेस आपके क्या होंगे, कंडक्टर में बढ़ जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके यहाँ पर जो है I स्क्वायर R लॉसेस मोटर के बढ़ जाएंगे, जिस वजह से क्या होगा, I स्क्वायर RT लॉसेस जो होते हैं, हीट लॉसेस हैं, वो बढ़ेंगे। हीट लॉसेस बढ़ने का हीट आपकी मोटर होना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट, वेयर आर बुकोस रिलेस यूज्ड। बुकोस रिले का कहाँ पर यूज होता है, बुकोस रिले का यूज ट्रांसफॉर्मर में होता है। और क्यों होता है, इंसिपिएंट फॉल्ट के लिए, इंसिपिएंट फॉल्ट के लिए बुकोस रिले को यूज किया जाता है। आपने देखा होगा कभी भी ट्रांसफॉर्मर के इंटरनल फॉल्ट है, कोई वाइंडिंग में इंटरनल शॉर्ट सर्किट होता है, तो क्या होता है कि वो शॉर्ट सर्किट की वजह से एयर बबल्स आते हैं। एयर बबल्स आएंगे तो एयर बबल्स जो है ऑयल से ऊपर जब भी आएंगे, तो ये बुकोस रिले का कंस्ट्रक्शन ही इस तरह से होता है कि वो एयर बबल्स को डिटेक्ट करके, वो प्रेशर को, उस एयर प्रेशर को डिटेक्ट करके ये एक्टिवेट हो जाता है। अब इसका डिटेल में कंस्ट्रक्शन फिर कभी हम देखेंगे। अ मटेरियल दैट इज स्लाइटली रिपेल्ड बाय अ मैग्नेट इज कॉल्ड डायामैग्नेटिक। इसका सही उत्तर होगा डायामैग्नेटिक। What is the material used inside the breather to prevent moisture entering the transformer? सिलिका जेल। सिलिका जेल का हम इस्तेमाल ही इसलिए करते हैं कि जो भी, इसे हम नाक भी कहते हैं, ट्रांसफॉर्मर की क्या कहते हैं, नाक कहते हैं। इसके जरिए ही ट्रांसफॉर्मर एयर को इनहेल करता है और एक्सहेल भी, ठीक है। इनहेल मतलब अंदर लेना, एक्सहेल मतलब कि एयर को बाहर छोड़ना। तो अब जब भी एयर अंदर आ रही है, अगर उसमें मॉइस्चर है तो सिलिका जेल क्या करेगा, उस मॉइस्चर को एब्सॉर्ब कर लेगा, एब्सॉर्ब करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवरहेड लाइंस कैन बी डिजाइन फॉर ऑपरेशन अप टू। ओवरहेड लाइंस की डिजाइन कहां तक हो सकती है, 400 kV तक। अ वायर हैज रेजिस्टेंस 16 ohm, इट इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द 2 points ऑफ द सर्कल। अब देखो एक वायर है, ये कह रहे हैं 16 ओम का है, तो अब मैं मान लेता हूं ये वायर है 16 ओम का, एक वायर है, इसे हम क्या कर रहे हैं, एक सर्कल में इसे बेंड कर दिया, सर्कल बना दिया। अब ये बोल रहे हैं कि यहाँ कोई 2 पॉइंट ले लो, ए मान लिया, बी पॉइंट। आप जानते हो अगर इसे ए बी पॉइंट पे हमको इसका रेजिस्टेंस लेना है तो आप इसको एज ए सर्किट मान लो, तो ये एक इसका क्यूमुलेटिव रेजिस्टेंस यहाँ का, ये एक क्यूमुलेटिव, तो ए और बी पॉइंट के बीच अब कुछ इस तरह से सर्किट आपकी बन जाती है, ठीक है। इस तरह से सर्किट बन गई। अब ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। ये जो सर्कल की बात यहाँ की है ना, ये सर्कल सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए किया है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो आपको पता होगा ए बी के बीच में अब ये पैरेलल में आ गए, मतलब कि दोनों 8-8 के हैं। पैरेलल में आपको पता ही होगा कि इसका क्या होगा, 4 ओम हो जाएगा। पैरेलल में हमेशा 8 × 8 अपॉन 8 + 8, तो 64/16, इसका आंसर 4 होगा। और सीरीज में होते तो क्या होता, प्लस हो जाता, सीरीज में होते तो क्या होता, प्लस हो जाता। तो इसका सही उत्तर है 4 ohms। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूजुअल स्पान विथ आरसीसी पोल्स आर। अब ये क्वेश्चन भी एक बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, लेकिन इसका सही उत्तर आप यहां पर 80 से 100 लेके चलो, ये होता है यूजुअल स्पान। हाउ मेनी पोल्स डस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड 3 फेज 400 वोल्ट 50 H इंडक्शन मोटर, स्पीड दी हुई है 715 RPM। इसे हम सॉल्व करेंगे।
सॉल्व करते हैं इसे। आपको पता होगा कोई भी इंडक्शन मोटर का जो सिंक्रोनस स्पीड है 120 F/P। ठीक है, अब इसके पोल्स हमको फाइंड आउट करने हैं। स्पीड चलो मान लिया 715 आपको दी है, ठीक है। 120 F आपको 50 दिया है। P की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। P इक्वल टू क्या हो जाएगा 6000/715। तो ये कुछ आपको 8.39 ऐसा कुछ मिलेगा। तो इसको तो आप निगलेक्ट कर दो। 8.39 मतलब कि इसका राउंड अबाउट वैल्यू, इवन वैल्यू जो आ रही है वो आप लेके यहाँ चलो। इवन वैल्यू क्या आएगी इसकी 8। आपको अगर यहाँ पर ये आ रहा होता 8 की जगह अगर आपको 10.12 आ रहा हो तो क्या लेते आप 10 लेते। कभी भी आपकी जो इवन वैल्यू आसपास की है ना, उसकी जो भी वैल्यू आपको मिल रही है वो आपको यहाँ पर लेनी है, क्योंकि पोल्स कभी भी आपके ऑड नंबर में नहीं होंगे, इवन नंबर में ही होंगे। The phase voltage of star connected 3-phase circuit 230 volt, the line voltage will be। देखिए स्टार कनेक्टेड और डेल्टा कनेक्टेड दोनों यहां पर मैं आपको क्लियर कर देता हूं। स्टार कनेक्शन जब भी होगा तब आपका जो IL की वैल्यू है ना वो IPH हो जाएगी स्टार में, और डेल्टा कनेक्टेड जब भी आपको दिया है तो VL इक्वल टू VPH हो जाएगा, लाइन वोल्टेज इक्वल टू फेज वोल्टेज। और जो इसका दूसरी क्वांटिटी है इसकी वोल्टेज ये होगी VL इक्वल टू √3 VPH, और यहाँ पर क्या हो जाएगी IL इक्वल टू √3 IPH। यहाँ क्या दिया हुआ है अपन को, यहाँ अपने को दिया हुआ है फेज वोल्टेज मतलब कि VPH, और क्या पूछा हुआ है लाइन वोल्टेज। तो VPH दिया हुआ है तो लाइन वोल्टेज आप √3 कर दो तो लाइन वोल्टेज मिल जाएगा 1.73 इंटू 230 कर दो तो ये कुछ आपको करीबन 400 वोल्ट के आसपास मिल जाएगा। इसका सही उत्तर 400 वोल्ट होगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। द यूनिट ऑफ इल्यूमिनेशन इज, इल्यूमिनेशन की यूनिट क्या होती है लक्स। आंसर नंबर डी होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 94, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल इज 15 ओम, इंपीडेंस 25, इंडक्टिव रिएक्टेंस। सॉल्व करेंगे इसको अपने। सॉल्यूशन इसका हम देंगे। सॉल्यूशन इसका क्या होगा, देखो हमको क्या दिया हुआ है यहाँ पे रेजिस्टेंस आर की वैल्यू दी है 15 ओम, जेड की वैल्यू 25 ओम, क्या पूछा हुआ है रिएक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब कि एक्सएल पूछा हुआ है। अब मैं आपको बता दूं इंपीडेंस का जो फॉर्मूला है वो ये होता है √R² प्लस XL²। ठीक है, तो अब यहां पर आप इसको कन्वर्ट करो Z² माइनस R² इक्वल टू XL²। ठीक है, तो अब इसको अगर आप कन्वर्ट करते हो तो आपको वैल्यू मिल सकती है XL की √R की वैल्यू क्या दी हुई है आपको 15, सॉरी जेड की वैल्यू क्या दी है 25 और ये 15, तो ये हो गई 625 माइनस 325। आप कैलकुलेट इसको कर लेना। एक्सएल की वैल्यू यहाँ पर आपको मिल जाएगी, ये करीबन आपको 300 आएगी, सॉरी 300 का होल स्क्वायर आपको यहाँ मिल जाएगा 300, √300 मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू आपको क्या मिलेगी √300। और √300 जब भी आप करने यहाँ पर जाओगे तो इसका आंसर आपको ए सबसे प्रॉपर मिलेगा, क्योंकि √300 अगर यहाँ पर 10 लेते हो आप तो वो गलत है, 2 लेते हो वो गलत है, 4 लेते हो तो गलत है, 400 लेते हो गलत है। ये इसके सबसे करीब, ये 20 के सबसे करीब है, इसका मतलब इसका सबसे जो क्लोजेस्ट आंसर है वो ए है। ठीक है, when the tube lamp is switched on there is some vibrating sound from the chalk, this is due to loose। तो अगर कभी भी कोई ट्यूब लाइट को हम ऑन करें और वहां पर वाइब्रेटिंग साउंड आ रहा है चौक में से, तो ये किस वजह से हो सकता है, तो ये कोर की वजह से हो सकता है। तो कोर है उसमें कहीं प्रॉब्लम है। इफ द फैन इज रनिंग स्लोली द रीजन्स में भी, कैपेसिटर का यहाँ प्रॉब्लम हो सकता है, तो यहाँ कैपेसिटर ओपन हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि कैपेसिटर क्या करता है, फेज स्प्लिटर का रोल प्ले करता है और फेज को स्प्लिट कराता है। ठीक है, तो फेज स्प्लिट कराते टाइम
अगर कोई इश्यू आ रहा है, स्लो हो रहा है, तो वो वहाँ फेज स्प्लिटर का ही प्रॉब्लम हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज़ दी हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी? सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसकी हायर है? सिल्वर की, इन दिए गए हुए मटेरियल में से। द फेज डिफरेंस बिटवीन एनी टू फेजेस ऑफ थ्री फेज सप्लाई 120 डिग्री। इसका सही उत्तर 120 है। कभी भी थ्री फेज की बात की जाए तो इन तीनों फेजेस में 120 डिग्री का गैप होता है, ये ध्यान रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग डिराइव्ड यूनिट ऑफ एसआई सिस्टम इज रॉन्गली मैच्ड? इसका सही उत्तर होगा वर्क का वोल्टेज नहीं होता है, ये गलत यूनिट है। फोर्स का न्यूटन होता है, प्रेशर का पास्कल, कंडक्टेंस का सीमेंस और फ्लक्स डेंसिटी का टेस्ला। ट्रांसमिशन लाइन इंसुलेटर्स आर जनरली मेड ऑफ, जनरली ये पोर्सिलिन के बने होते हैं, पोर्सिलिन का बना होता है ट्रांसमिशन लाइन इंसुलेटर्स। जंक्शन बॉक्स मेथड ऑफ वायरिंग इज मोर इकोनॉमिकल विथ रिस्पेक्ट टू? तो जंक्शन बॉक्स जो मेथड ऑफ वायरिंग है, इसे जॉइंट बॉक्स भी कहते हैं, ये मोर इकोनॉमिकल विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है। तो ये किस रिस्पेक्ट में सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल होती है? ये तो एक केबल लेंथ में। जंक्शन बॉक्स मतलब कि इसमें क्या होता है कि एक जॉइंट बना लेते हैं, जॉइंट बॉक्स, और वहीं से हम वायरिंग दे देते हैं। ये टेम्पररी वायरिंग होती है, टेम्पररी वाइंडिंग होती है। इसमें थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ सकता है, लेबर बढ़ सकता है, लेकिन लेंथ है केबल की वो कम हो जाती है। द डिस्ट्रीब्यूटर्स फॉर रेसिडेंशियल एरियाज आर? तो इसका सही उत्तर होगा ए और सी। थ्री फेज 4 वायर सिस्टम होगा या तो सिंगल फेज सिस्टम होगा। थ्री फेज 3 वायर सिस्टम ये कभी नहीं हो सकता डिस्ट्रीब्यूशन रेसिडेंशियल में नहीं। कभी भी आपने देखा है कि आपके घर में जो सप्लाई आ रही है उसमें न्यूट्रल नहीं हो? तो न्यूट्रल अगर है तो आपका थ्री फेज 3 वायर नहीं हो सकता, या तो 4 वायर होगा या तो सिंगल फेज होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन वोल्टेज? इसमें से कौन सा जो वोल्टेज है स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन नहीं है? 132 kV आपने सुना ही होगा, 400 सुना होगा, 750 सुना होगा, लेकिन ये कहीं नहीं होता। 222 ये रॉन्ग आंसर है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ? तो इसका सही उत्तर होगा इंसुलेटर की जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है। द मैक्सिमम परमिसिबल लोड इन अ लाइटनिंग सब सर्किट? लाइटनिंग सब सर्किट में मैक्सिमम परमिसिबल लोड 800 वाट का होता है। सीवीआरटी ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक विल बी हायर इन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इलेक्ट्रिक शॉक की सीवीआरटी सबसे ज्यादा कहाँ होती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है वेट स्किन। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको शॉक लगने की जो है सीवीआरटी मतलब क्या, उसका जो रिस्क है वो उतना नहीं है, क्योंकि ड्राई स्किन का रेजिस्टेंस ज्यादा है, थिक स्किन का रेजिस्टेंस ज्यादा है, थिन स्किन का भी रेजिस्टेंस वेट से तो ज्यादा ही है, ठीक है। तो वेट स्किन अगर है तो क्या होगा कि रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, करंट ज्यादा फ्लो हो सकता है आपके बॉडी से, ठीक है। तो वेट स्किन में कभी भी बोलते हैं ना कि गीले हाथों से या फिर जब भी आप के गीले पैर हैं या शरीर आपका गीला है तो उस टाइम पे आपको इलेक्ट्रिक के स्विचेस में ध्यान से आपको काम करना चाहिए, वहां आपका क्या है रिस्क ज्यादा हो जाता है। A motor has become truly wet because of exposure to rains. Before operating the motor, it is necessary to dry it out. अब मोटर है अगर वो गीली हो गई है तो उसे आप कैसे सुखाएंगे, कैसे उसे ऑपरेशन में वापस लेने से पहले आप उसके जो है पानी को कैसे रिमूव करोगे, वाटर को कैसे रिमूव करोगे? क्लीन क्लोथ से करोगे या फिर सीलिंग फैन के अंदर रख दोगे या फिर उसे एयर ब्लोअर मारोगे या ओवन में रखोगे या फिर कोई भी कर लोगे? ऐसा नहीं होता। हमारे घर में जो इक्विपमेंट्स यूज होते हैं तो हमने देखा होगा कभी हमारा मोबाइल है वो अगर थोड़ा सा पानी में चला गया कुछ हो गया तो हम उसे क्या होता है ब्लोअर मार दिया, हमने उसे धूप में रख दिया। लेकिन जब भी इंडस्ट्रियल की बात होती है तो इंडस्ट्री में ऐसा नहीं चलता, इंडस्ट्री में ऐसा नहीं चलता कि उसे सीलिंग फैन के नीचे रख दो। इंडस्ट्री में उसे प्रॉपरली हम ओवन में रखते हैं, ओवन में रखते हैं। बहुत बड़े बड़े ओवन होते हैं इंडस्ट्री में जो बेसिकली यूज होते हैं इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर। जो कभी भी परमानेंट मैग्नेट मोटर है तो उसमें कभी भी जैसे परमानेंट मैग्नेट्स जिस अधेसिव से उसके साथ ज्वाइंट किए जाते हैं तो ज्वाइंट करने के बाद उसे ओवन में रखना पड़ता है सुखाने के लिए। कभी वाइंडिंग में वार्निश किया है, पूरा वाइंडिंग होने के बाद उसे वार्निश में डुबाते हैं, बाहर निकालते हैं, फिर उसे ओवन में रख देते हैं जिससे वार्निश क्या है वो अच्छे से चिपक जाए उससे। तो ओवन का काफी यूज होता है वहां पर। तो अगर मोटर इंडस्ट्रियल मोटर कहीं भीग गई है, पानी में अगर गिर गई है, कुछ हो गया है तो उसे ओवन में रख के प्रॉपरली हम ड्राई इट आउट करेंगे। द फ्यूज ऑपरेट्स ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ करंट। फ्यूज क्यों ऑपरेट होता है, किस इफेक्ट से ऑपरेट होता है?
तो ये हीटिंग इफेक्ट से ऑपरेट होता है। आपने देखा होगा फ्यूज वायर, जब भी फ्यूज वायर जाते हैं तो उसमें क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट से वो जल के एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, जल के पिघल के वो ओपन सर्किट कर देता है, तो हीट की वजह से करता है। वाई आर एसी मैग्नेट्स मेड ऑफ लैमिनेटेड कोर? तो एसी मैग्नेट को लैमिनेटेड कोर क्यों दी जाती है? इसका सही उत्तर होगा हीटिंग इफेक्ट कम करने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। पर्सन्स डैश आर इजी टारगेट्स फॉर लाइटनिंग अटैक्स। अब ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, एक जनरल क्वेश्चन है। आप थोड़ा इस पर सोच रहे हैं कि अगर कभी भी बिजली गिर रही है, लाइटनिंग अटैक्स हो रहे हैं, तो उसमें किस तरह के पर्सन जो है इजी टारगेट हो सकते हैं। तो देखिए, कोई अगर इनसाइड द हाउस है वो इजी टारगेट हो सकता है क्या कोई कार में बैठा वो इजी टारगेट हो सकता है, क्या कोई सबमरीन में बैठा वो हो सकता है, या फिर कोई ग्राउंड पे है वो हो सकता है, या कोई ओपन फील्ड में है वो। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपको कंफ्यूजन भी होगा इसमें, लेकिन इसका जो सही उत्तर है वो होगा ओपन फील्ड में। ओपन फील्ड में अगर कोई बंदा है तो वो इजी टारगेट है। हाउस के अंदर नहीं हो सकता, इनसाइड कार है तो ये तो एक फैराडे केज की तरह वर्क करेगी। ये कभी किसी और दिन मैं आपको थियरी समझाऊंगा ये कि फैराडे केज क्या होता है, कि जो चार्जेस हैं वो किस तरह से एक दूसरे को कैंसिल करके जीरो हो जाते हैं। अगर आप कोई क्लोज्ड बॉडी में रहते हो तो आप पे चार्ज का कोई असर नहीं होता। इनसाइड सबमरीन में भी नहीं हो सकता, ग्राउंड में भी कम चांस है ओपन फील्ड से, तो ठीक है, तो ओपन फील्ड में ज्यादा चांस है। इफ अ डीसी मोटर स्टार्ट्स विद जर्क व्हेन स्टार्टिंग, व्हाट मे बी द रीजन? अगर कोई डीसी मोटर है वो जर्क के साथ स्टार्ट हो रही है तो उसका रीजन क्या हो सकता है? तो 111 नंबर का क्वेश्चन, इसका रीजन ये हो सकता है पिटेड स्टार्टर कॉन्टैक्ट टर्मिनल्स। पिटेड का मतलब कि वॉर्न आउट। अगर कोई वॉर्न आउट या फिर थोड़ा सा घिसे हुए, डैमेज हुए या फिर बहुत बार, काफी बार क्या होता है ना कि ये जो आपके जो डीसी मोटर का स्टार्टर होता है वो स्टार्टर कुछ इस तरह से होता है कि यहाँ पर आपका ये जो है ये रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है, और यहाँ पर आपका कुछ हैंडल होगा, ये हैंडल है। तो हैंडल और इन दोनों के बीच का क्या होता है, कांटेक्ट होता है, और इसको आप स्लाइड करके यहाँ तक ले जाते हो। यहाँ पे क्या रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती जाती है, ये डिक्रीज होती है, ठीक है, तो डिक्रीज होती है, लास्ट में जाके आपकी जो मोटर है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर थोड़े पिटेड टर्मिनल है, वॉर्न आउट टर्मिनल्स हैं, तो क्या होगा कि मोटर जर्क लेगी, क्योंकि यहाँ पर कभी कनेक्शन हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा, ओपन होगा, शॉर्ट होगा, तो इस वजह से मोटर एक जर्क लेती है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नॉर्मल वोल्टेज ऑफ अ फुली चार्ज लीड एसिड सेल? लीड एसिड सेल को फुल्ली अगर चार्ज करो तो उसका नॉर्मल वोल्टेज 2.2 वोल्ट होता है। इफ द मोटर ऑपरेट्स सेटिस्फैक्टरी एट नो लोड बट लूजेस पावर एंड स्पीड एट फुल लोड, व्हाट मे बी द रीजन? तो इसका जो सही आंसर होगा वो ये होगा, वोल्टेज जो होगा उसका बहुत कम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वर्टर कन्वर्ट्स, इन्वर्टर जो है वो क्या कन्वर्ट करता है, डीसी टू एसी। डीसी टू एसी कन्वर्ट करने के लिए हम इन्वर्टर का यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मीटर्स कैन नॉट मेजर बोथ डीसी एज वेल एसी? डीसी और एसी को कौन जो है मेजर नहीं कर सकता, दोनों को मेजर नहीं कर सकता, ठीक है। तो ऐसा कौन सा मीटर है कि डीसी एसी को दोनों को मेजर नहीं कर सकता? इसका सही उत्तर होगा इंडक्शन टाइप मीटर। इंडक्शन टाइप मीटर, इसका जो नाम है उसी से आप देखिए, इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब एसी इफेक्ट है, ये एसी इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो कोई भी अगर मूविंग ऑब्जेक्ट है वो अगर फील्ड के कांटेक्ट में आता है और अगर वो रोटेटिंग है, देखिए सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा आपको, हमेशा याद रहेगा आपको ये कॉन्सेप्ट, फैराडेज लॉ। अगर यहाँ पर कोई भी करंट कैरिंग ऑब्जेक्ट है जो फील्ड में है, या तो आप इस ऑब्जेक्ट को रोटेट कराओ या तो फील्ड को रोटेट कराओ, दोनों में से कोई भी एक चीज वेरिंग है और एक चीज स्टैटिक है, तो ये जो आपका करंट कैरिंग है ना, ये इसमें एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। इसे ही हम कहते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। When installing pipe electrodes, one end of the pipe shall be kept at least कितना सेंटीमीटर ऊपर होनी चाहिए पाइप?
तो इसका जो सही उत्तर है वो है 40 सेंटीमीटर। ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, काफ़ी बार काफ़ी एग्जाम्स में पूछा गया है और इसे नलीफाई किया गया था, शायद उस टाइम नलीफाई किया गया था, लेकिन इसका सही उत्तर 40 सेंटीमीटर आप लिखना, 40 सेंटीमीटर इसकी सही वैल्यू होगी। नॉर्मली बस बार शुड नॉट बी इरेक्टेड एट अ हाइट लेस देन, इसका जो सही आंसर होगा वो 2.75 मीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इल्यूमिनेशन रिक्वायर्ड फॉर अ वर्क प्लेस। तो अगर आप कहीं पर काम कर रहे हो तो वहाँ पर इल्यूमिनेशन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो ये कम से कम आपकी 1500 ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर होनी चाहिए। LCD स्टैंड फॉर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान आंसर है इसका। इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल डिपेंड्स अपॉन, कॉइल का जो इंडक्टेंस है वो किस पर डिपेंड करता है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ABC ऑल। तो इंडक्टेंस की वैल्यू मैं आपको बता दूं कॉइल की क्या होती है, L इक्वल टू म्यू नॉट N स्क्वायर A अपॉन L, ठीक है। तो ये वैल्यू में आप देखो, L जो है वो हेनरी में है, म्यू नॉट आपकी परमिटिविटी और फ्री स्पेस, N जो है नंबर ऑफ टर्न्स है, A वैल्यू ऑफ इनर कोर एरिया जो पाई आर स्क्वायर होता है, और L की वैल्यू लेंथ ऑफ द कॉइल है। तो मतलब कि एरिया, लेंथ और नंबर ऑफ लाइन सब कुछ आ गया, ठीक है। तो इस वजह से ये L है, ये सभी चीज़ों पर डिपेंड करेगा। द एक्टिंग कॉन्टैक्ट्स फॉर अ मीडियम हाई वोल्टेज मीडियम वोल्टेज सर्किट ब्रेकर आर मेड ऑफ, इसका जो सही उत्तर है एक्टिंग कॉन्टैक्ट्स ये होगा कॉपर टंगस्टन एलॉय, कॉपर टंगस्टन एलॉय के बने होते हैं एक्टिंग कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अ लाइट एमिटिंग डायोड प्रोड्यूसेस लाइट व्हेन इट इज फॉरवर्ड बाइस्ड। कोई भी लाइट एमिटिंग डायोड है वो जब भी फॉरवर्ड बाइस्ड होगा तब वो लाइट को एमिट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम गेज ऑफ कॉपर अर्थ वायर टू बी यूज्ड फॉर अ 3 पिन 15 एम्पियर। ये थोड़ा सा एक कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, इसे नलीफाई भी किया गया था, इसके सभी को मार्क्स भी दिए गए थे, पर इसका बहुत आंसर सही है। 14 स्टैंडर्ड वायर गेज, जैसे जैसे वायर का गेज बढ़ता है वैसे वैसे वायर का जो थिकनेस है वो कम होता है, ठीक है। वैसे तो नॉर्मली जो हम लेते हैं 5 एम्पियर में वो 18 SWG का होता है, लेकिन जब भी 15 एम्पियर की बात होती है वो 14 SWG का वायर हमें यूज करना चाहिए यहाँ पर। फील्ड कॉइल्स आर वाउंड विथ इनेमल्ड कॉपर वायर, इसका सही आंसर है। अ चॉक इज यूज्ड एज अ रेजिस्टेंस इन, तो 125 का जो सही आंसर है वो होगा AC सर्किट्स। इन केबल्स थिकनेस ऑफ लेयर ऑफ इंसुलेशन ऑफ अ कॉपर कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, ये किस पर डिपेंड करता है, वोल्टेज पर, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज की वजह से ही, वोल्टेज इस टाइप ऑफ प्रेशर, वोल्टेज ही प्रेशर होता है एक तरह से। आपको सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाता हूं, करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ चार्जेस मतलब कि करंट, ये चार्जेस के जो फ्लो करता है उसे हम करंट कहते हैं, ठीक है। तो आप देखो, अगर किसी सर्किट में अगर आपका वोल्टेज जैसे 5 वोल्ट है और इसमें 1 ओम का रजिस्टर है, 1 ओम है, तो इसमें करंट क्या पास होगा, I इक्वल टू V/R, मतलब कि 5 एम्पियर, मतलब कि 5 एम्पियर जितने चार्जेस इसमें फ्लो होंगे। और अगर इसी को हम 5 की जगह 10 कर दें तो इसमें 10 एम्पियर का करंट फ्लो होगा, ठीक है, 10 एम्पियर का करंट फ्लो होगा, 10 एम्पियर में जितने चार्ज होते हैं उतने फ्लो होंगे। तो ये क्या हुआ, एक तरह से नंबर ऑफ चार्जेस बढ़ गए। क्यों बढ़ गए, क्योंकि वोल्टेज बढ़ गया। आपका वोल्टेज बढ़ गया मतलब कि प्रेशर बढ़ गया। तो अगर प्रेशर बढ़ रहा है इसका मतलब सिंपल है कि प्रेशर बढ़ने की वजह से हमें इंसुलेशन ज़्यादा रखना होगा, नहीं तो वो इंसुलेशन को तोड़कर शॉर्ट सर्किट कर सकता है। You have to rewind a motor whose operating temperature is about 130 डिग्री सेंटीग्रेड। Which insulating material would you select? माइका का यूज होगा। ये आप देख लेना, सभी के टेम्परेचर हिसाब से इंसुलेटिंग मटेरियल हम डिसाइड कर सकते हैं। अब मूविंग आयरन एमीटर रीड्स 10 एम्पियर, पिक वैल्यू ऑफ करंट इसकी पूछी हुई है। तो आपको जब भी कोई भी मूविंग आयरन मीटर की रीडिंग आपको दी जाए तो ये क्या होता है, IRMS 10 एम्पियर। IRMS इज इक्वल टू IM अपॉन √2, तो 1.41 ये होती है √2 की वैल्यू। IRMS की वैल्यू 10 दी है तो इसका आंसर क्या होगा, 14.1
एम्पियर, तो इसका सही उत्तर होगा 14.1 एम्पियर। थर्मल रिलेस आर ऑफन यूज्ड इन, थर्मल रिलेस का क्यों यूज किया जाता है? मोटर स्टार्टर के तौर पर। पावर कंपनीज आर इंटरेस्टेड इन इंप्रूविंग द पावर फैक्टर टू, पावर फैक्टर को क्यों इंप्रूव कराने की कोशिश की? रिड्यूस दी लाइन करंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर कॉपर लॉस इन ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर में कॉपर लॉस होने की वजह क्या है? कॉपर लॉस होने की वजह है इसमें पावर लॉस कॉस्ड बाय रेजिस्टेंस। अ हाफ वेव रेक्टिफायर इज सुटेबल ओनली फॉर, हाफ वेव रेक्टिफायर किसके लिए सुटेबल है? बैटरी चार्जर्स के लिए। विच इज द इनर लेयर इंसुलेशन फॉर स्मॉल ट्रांसफॉर्मर्स, तो इनर लेयर इंसुलेशन स्मॉल ट्रांसफॉर्मर्स, तो स्मॉल ट्रांसफॉर्मर का जो इनर लेयर इंसुलेशन है, सॉरी इंटर लेयर इंसुलेशन जो है वो किसका होगा? इसका सही उत्तर होगा बटर पेपर का। अ सब्सटेंस दैट हैज हाई रिटेंटिविटी कैन बी यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ, इसका सही उत्तर होगा परमानेंट मैग्नेट। नेक्स्ट, एन इंसुलेटेड कंडक्टर यूज्ड इन स्विच बोर्ड सेल बी, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज। पावर वायरिंग शुड बी प्रोटेक्टेड बाय, पावर वायरिंग शुड बी प्रोटेक्टेड बाय फ्यूजेस और एमसीबी। कूलिंग ट्रांसफॉर्मर इज नेसेसरी टू, कूलिंग ट्रांसफॉर्मर क्यों नेसेसरी है? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हीट डिसिपेशन के लिए। जो ट्रांसफॉर्मर का कूलिंग है, कूलिंग जो है वो ट्रांसफॉर्मर का क्यों जरूरी होता है? जो ट्रांसफॉर्मर हीट प्रोड्यूस हो रही है उसे रिमूव करने के लिए। 220 वोल्ट की डीसी मशीन दी हुई है, शंट फील्ड रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी 440 ओम। वैल्यू ऑफ शंट फील्ड करंट बहुत आसान है, ISH इज इक्वल टू V अपॉन RSH, तो ये होगा 220 अपॉन 440, तो इसका सही उत्तर होगा आपका 0.5 एम्पियर, तो इसका जो सही उत्तर है वो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ इंटरपोल्स इन डीसी मशीन, कम्यूटेशन इंप्रूव कराने के लिए। नेक्स्ट, पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर्स आर यूज्ड टू कनेक्ट, पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर्स कहाँ कनेक्ट किए जाते हैं? पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर आपके वोल्ट मीटर टू हाई वोल्टेज लाइंस में कनेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। फेज रिलेशनशिप बिटवीन द अप्लाई वोल्टेज एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टिव करंट, इंडक्टिव सर्किट इज, तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा करंट लैग्स वोल्टेज। सर्किट कौन सी दी हुई है? इंडक्टिव। आपको अगर यहां पर कैपेसिटिव दी होती तो क्या होता? कैपेसिटिव दी होती तो करंट लीड्स, इंडक्टिव सर्किट दी होगी तो करंट क्या होगा? वो लैग करेगा, मतलब कि वोल्टेज से पीछे रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द फ्यूज, फ्यूज का जो प्राइमरी फंक्शन है वो क्या होता है? टू प्रिवेंट एक्सेसिव करंट। द ग्राउंड point in an electrical socket provides the easiest path for the leakage current. Cells are connected in parallel to, cells को पैरेलल में अगर आप कनेक्ट करते हो तो क्या होगा? उसकी जो करंट कैपेसिटी है, करंट कैपेसिटी जो है बढ़ जाएगी। अगर सेल्स को आपने सीरीज में कन्वर्ट किया तो क्या होगा? मान लिया ये सेल्स हैं आपके, ये सेल्स हैं, ये आप ऐसे इसको समझिए, ये सेल्स हैं, ये सीरीज में कन्वर्ट किया है V1 V2 V3, तो इसका क्या होगा? वोल्टेज कैपेसिटी बढ़ जाएगी। और अगर पैरेलल में कन्वर्ट करते हो तो इसकी करंट कैपेसिटी आपकी बढ़ जाएगी, अगर इसे पैरेलल में कनेक्ट किया है तो, ठीक है, फॉर करंट कैपेसिटी। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, डीसी जनरेटर पोल शूज आर फास्टन टू द पोल बाय, कैसे फास्टन किया जाता है? काउंटर संक स्क्रू से फास्टन किया जाता है। ये स्क्रू का एक टाइप होता है जिसमें कि पोल शू को फास्टन किया जाता है। ये स्क्रू कुछ इस तरह से होते हैं, ये आपके स्क्रू कुछ इस तरह से होंगे, ये कुछ इस तरह के स्क्रू होंगे, इस तरह के, इस तरह से होंगे स्क्रू। ये इसकी जो है, थोड़ा सा आप ड्राइंग पर ध्यान मत देना, ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है मेरा।
ये कुछ इस तरह से स्क्रू होंगे कि ये जो पोर्शन है ना आपका, ये थोड़ा सा बेंड होता है एंगल पे। तो ये क्या होता है, यहाँ से जो पोल शूज होते हैं जो आपके, उसमें थोड़ा सा हमें गैप क्रिएट करना पड़ता है। मतलब कि ये पोल शू है अगर, तो यहाँ थोड़ा सा गैप क्रिएट करना पड़ता है, तो ये क्या इसमें अच्छे से बैठ जाते हैं। तो इस वजह से इनका यूज किया जाता है। नेक्स्ट, लेइंग ऑफ कंसील्ड वायरिंग इन रूफ स्टार्ट सून आफ्टर सेंटरिंग जब कंप्लीट हो जाएगी तब आप जो है कंसील्ड वायरिंग इसकी शुरू की जाती है। हीटर ड्रॉस करंट ऑफ 4 एम्पियर 250 वोल्ट, हाउ मच पावर डज इट कंज्यूम। वोल्टेज दिया है आपको, एम्पियर दिया हुआ है, बहुत सिंपल इसका आंसर है 1 किलोवाट। 250 इंटू 4 क्या होगा 1000, ये वॉट हुआ, तो इसका 1 किलोवाट सही आंसर है। इन बस बार सिस्टम, टैपिंग ऑफ सप्लाई टू द सर्विस मेन्स आर मेड बाय कनेक्टिंग द सर्विस केबल्स थ्रू। सर्विस केबल्स टू कैसे कनेक्ट किया था, लग्स टू द बस बार से। इन डोमेस्टिक वायरिंग अ स्विच इज ऑलवेज प्लेस्ड इन दी। कभी भी डोमेस्टिक वायरिंग में आप देखो, अपने घर की वायरिंग भी अगर आप देखोगे तो स्विच हमेशा लाइव वायर से कनेक्ट किया जाता है। क्यों किया जाता है वो मैं बता देता हूँ। देखो, अगर ये 2 वायर आपके गए हुए हैं, ये लाइव वायर है, ये अगर न्यूट्रल वायर है, ठीक है, अगर ये 2 वायर आपके गए हुए हैं तो स्विच आपका हमेशा यहाँ कनेक्ट कर देंगे। ये स्विच है और ये न्यूट्रल है। अगर स्विच यहाँ कनेक्ट कर देंगे तो क्या परेशानी है, अगर यहाँ कनेक्ट कर दिया तो आप देखो ये लाइव वायर हमेशा आपके सॉकेट में रहेगा। ये लाइव क्या होगा, हमेशा आपका जो सॉकेट है उसमें हमेशा रहेगा, और हमेशा रहेगा तो क्या होगा, डेंजर, आपके लिए एक डेंजर, ये हमेशा रहेगा। इस वजह से कभी भी इसे हम न्यूट्रल में इसे कनेक्ट नहीं करते। द थर्मल रिले वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। थर्मल रिले किस प्रिंसिपल पर काम करती है, तो ये हीटिंग इफेक्ट पर काम करती है। ठीक है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। सो फ्रेंड्स, ये तो थे 150 नंबर्स ऑफ क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स में। जो भी स्टूडेंट्स इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें वीडियो निश्चित ही हेल्प करेगा। अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, जो भी आपके पास एजुकेशन ग्रुप है उसमें आप इस वीडियो को शेयर करना। इसी के साथ हम टेलीग्राम पे भी आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम पे हमारा जो है नाम आप लिखना सूरज के क्लासेस, ऐसे लिखना सूरज के क्लासेस, ठीक है। तो आपको एक चैनल मिल जाएगा, उस चैनल पे हमें जाके आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना टेलीग्राम पर। वहां पर हम आपको क्या देंगे, ये जो पेपर आज सॉल्व कराया है फुल्ली सॉल्व्ड पीडीएफ मिल जाएगा। फुल्ली सॉल्व्ड पीडीएफ मैं आपको वहां दे दूंगा टेलीग्राम पे। इसका जो अभी सॉल्व कराया वो पूरा आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसी के साथ इसका जो पेपर है, ये पेपर बिना सॉल्व किया हुआ पीडीएफ भी आपको वहां मिल जाएगा, वो भी मैं आपको वहां दे दूंगा, ठीक है। इसी के साथ हम फेसबुक पर ही आपको मिलेंगे। फेसबुक पर हमारा सूरज की क्लासेस के नाम से पेज है, एक अकाउंट भी है, वो अकाउंट भी आप हमें रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। अगर आपके कोई डाउट है, कुछ है, तो आप हमें वहां पर कांटेक्ट कीजिए। इंस्टाग्राम पर भी हम हैं, इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट ही सूरज के क्लासेस आप लिखना, ठीक है, आपको हम मिल जाएंगे। वहां भी अगर आपका कोई भी डाउट है, कैरियर से रिलेटेड है या फिर आपके एजुकेशन से रिलेटेड है या कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, तो अभी आप हमें मैसेज कीजिए, हम आपकी निश्चित ही मदद करेंगे। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। बने रहिए हमारे साथ, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।